रायपुर से खबर है जहां पर निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्तियां जल्द होने वाली हैं। इसी हफ्ते संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। करीब 15 नामों की सूची, पहली सूची जारी होगी। इसी हफ्ते कांग्रेस दोनों सूचियां जारी करेगी। पहली सूची में कई वरिष्ठ विधायकों के नाम हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्तियां जल्द ही होने वाली हैं। सूची बन चुकी है, नाम फाइनल हो चुके हैं, अब बस सूची जारी होने का इंतजार है। इन लोगों ने लगातार 15 साल के हमारे संघर्षों में कदम से कदम मिला करके कांग्रेस के लिए मेहनत किया था। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को निगम मंडलों में अवसर दिया जाएगा। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति की जाएगी और नाम तय करके हाईकमांड के पास सहमति के लिए उसी दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था और जानकारी मिली है कि हाईकमांड की भी सहमति मिल गई है। आपको बहुत शीघ्र उन नामों को देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव भी कार्य करते मिलेंगे और निगम मंडल के जो प्रभारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी नामजदगी हो जाएगी। तो चलिए, निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में नियुक्तियां अब जल्दी होने वाली हैं। इसे हम समझने के लिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, नाम फाइनल हो चुके हैं, सूची बन चुकी है, अब सूची के जारी होने का इंतजार है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सूची बनाने के पीछे पैमाना क्या रहा है, किस पैमाने के आधार पर यह सूची बनाई गई? देखिए, जैसा कि हम पहले भी इस बात को बताते रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के 1.5 साल पूरे हो गए हैं और ऐसे में जो कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार को लाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन लोगों को निगम मंडल की सूचियों, निगम मंडल के पद से नवाजा जाना है। इसको लेकर संगठन स्तर पर सहमति बन गई थी और इसको लेकर एक आम राय बनाने के लिए पिछले दिनों हमने देखा कि पीएल पुनिया, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने लोगों से चर्चा की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक अलग से बैठक ली जिसमें जो मंत्रिमंडल के अहम सदस्य हैं उनसे बातचीत की गई। वरिष्ठ विधायकों को भी उसमें एडजस्ट किया जाना था, इसलिए उनसे भी राय ली गई है। तो अब बताया जा रहा है कि करीब 25 लोगों की जो सूची है वो जारी जो है वो पार्टी कर सकती है। इसको लेकर आम सहमति बन गई है। आम सहमति बनाने के बाद जो सूची है वो आला कमान के पास अनुमोदन के लिए भी भेज दी गई है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि वो सूची जो है अनुमोदित होकर आए। लेकिन जो मापदंड है जिस पर हम बार बार चर्चा करते रहे हैं वो यही है कि ऐसे चेहरे जिन्होंने 2018 में पार्टी को सरकार में लाने में अहम भूमिका निभाई थी, उनको पहले स्थान दिया जाएगा और उसमें कुछ वरिष्ठ विधायकों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा संगठन की बागडोर संभालने वाले ऐसे लोग जो कि कांग्रेस के झंडा बरदार कहलाते थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ, यानी तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, उनको स्थान दिया जाएगा। तो ऐसे करीब 20 लोगों की सूची पहले जारी की जाएगी और उसके बाद जो है एक सूची बाद में और आएगी जिसमें उपाध्यक्ष और डायरेक्टर स्तर के जो पद हैं उनकी नियुक्ति की जाएंगी। तो लेके ऐसे पोस्ट करीब 64 हैं जो सरकार को भरे जाने हैं, लेकिन उसमें से करीब 40 पोस्ट को इसी महीने जो है वो सरकार भरने जा रही है। इस पे आम सहमति बन गई है। पहले 25 नामों की सूची जारी की जाएगी, ऐसी जानकारी आई है। तो सबको इंतजार इसी बात का है कि आला कमान से सूची अनुमोदित होकर आए और उसके बाद उसे सरकार के द्वारा जारी किया जाए। तो सबको इंतजार इसी बात का है। और जो मंत्री, जैसा कि हमने सुना, रविंद्र चौबे कह भी रहे हैं कि इसी सप्ताह ये सूची आ जाएगी जिसमें संसदीय सचिवों के भी नाम होंगे। तो संसदीय सचिव 11 बनेंगे। इसके अलावा निगम मंडल के जो नाम है वो सामने आएंगे। तो सबको इंतजार है कि वो नाम कब सामने आए, लेकिन संकेत यही है कि इसी सप्ताह ये नाम जारी किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सूची तैयार है, अब सभी को इंतजार है सूची के जारी होने का। 25 नाम शामिल किए गए हैं। करीब 15 नामों की पहली सूची जारी होगी। इसी हफ्ते कांग्रेस दोनों सूचियां जारी कर सकती है और पैमाना वही होगा 2018 में सरकार बनाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम होंगे। वरिष्ठ विधायकों के नाम इस सूची में। अब बढ़ेगी आगे। 2018 के चुनाव में करारी मात खाने के बाद बीजेपी लगातार अंतर्कलह का दंश झेल रही है। पार्टी में नए अध्यक्ष बने विष्णुदेव साय के सामने इसे दूर करना एक बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने तो नए नेतृत्व पर ही एक तरह से सवाल उठा दिया। रिपोर्ट देखिए। हाल ही में बीजेपी ने कांग्रेस की अंतर्कलह पर बढ़ चढ़कर बयान दिए।
लेकिन अब बीजेपी भी इस द्वंद्व से अछूती नहीं है। ये बात सतह पर तब और आ गई जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय ने राज्य संगठन के नेतृत्व को कमजोर बता दिया, उसे प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल बता दिया। भाजपा के वर्तमान नेतृत्व को साय जी के द्वारा जो कहा गया है पूरी तरीके से सही है। भारतीय जनता पार्टी 2,500 रुपए धान के दाम के मामले में राज्य के हितों के खिलाफ नजर आई। इसी तरह गोबर खरीदी के मामले में, इसी तरह गरीब कल्याण योजना के मामले में, हर राज्य हित के मामले में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गरीबों और छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ खड़ी नजर आती है। ये बयान कांग्रेस के लिए एक मौका बनकर आया। कांग्रेस ने बीजेपी नेता नंद कुमार साय के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी के अंतर्विरोध को और हवा दे दी। देखिए, पार्टी जब विरोधी दल में होता है, विपक्ष में होता है, तो उसकी जो शैली है वो संपूर्ण आक्रामकता होनी चाहिए और सारे कार्यकर्ताओं के साथ कहीं न कुछ अन्याय अनीति होती रहती है और उनको उससे भी मुक्त करने की क्षमता चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर विचार करेगी ही पार्टी। अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी बने हैं, अध्यक्ष तो एक निमित्त होते हैं, लेकिन संपूर्ण शक्ति से पार्टी काम करती है। और कहीं अगर ऐसा अनुभव किसी कार्यकर्ता के मन में हो रहा है तो उसको समझ करके, उस कमी को दूर करके पार्टी को संपूर्ण साहस और शौर्य से लैस करना पड़ेगा। हाल ही में भूपेश कैबिनेट के मंत्री टीएस सिंहदेव के ट्वीट को रमन सिंह ने जायज ठहराकर कांग्रेस में कलह को हवा दी थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी हमलावर हुई, लेकिन अब नंद कुमार साय के बयान ने बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो अंतर्कलह सियासत चल रही है उसे समझने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद्र सुंदरानी जी और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे घनश्याम राजू तिवारी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर बंसल न्यूज। जी नमस्कार जी। सुंदरानी जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपसे ही मेरा सवाल है कि बीजेपी इससे पहले कहती आई है कांग्रेस में अंतर्कलह है और जय वीरू की जोड़ी में दरार है। अब जब नंद कुमार साय ने ऐसा बयान दिया है उसके बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अंतर्कलह से तो कांग्रेस जूझ रही है। टीएस सिंह बाबा के जो बयान आ रहे हैं, अंबिकापुर से जिस प्रकार से उन्होंने गृह मंत्री जी से बात की, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी के साथ बहस में उन्होंने कहा, चेतावनी दी कि अगर हम किसानों को 2500 रुपए का अतिरिक्त राशि नहीं दे पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने एक तीर से दो शिकार खेलने का काम किया। वो ये भी कह सकते कि मैंने विपक्ष के नेता को चुनौती दी। सुंदरानी जी, कांग्रेस ने जो बोला वो ठीक है, अभी नंद कुमार साय जो बोल रहे हैं उस पर मैं रिएक्शन चाहूंगा आपसे, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, नंद कुमार साय जी ने कोई दूसरी बात नहीं कही। नंद कुमार साय, देखिए हम निश्चित रूप से संख्या बल की अगर बात करें तो विधानसभा में हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा, लेकिन हम लोकसभा में बड़ी ताकत के रूप में उभरे। नगरीय निकाय चुनाव में हम कांग्रेस से बराबर की स्थिति में 19-20 सीट की स्थिति में रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व में देखा जाए तो सबसे बड़ा दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में तेजी से काम हो रहा है। विष्णुदेव साय जी अभी 1 महीना हुआ है प्रदेश अध्यक्ष बने, आप देखिए लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। तो आदरणीय नंद कुमार साय जी ने कोई बड़ी बात नहीं बोली। उन्होंने तो ये कहा कि जो कार्यकर्ताओं को भूपेश बघेल जी की सरकार प्रताड़ित। बिल्कुल सुंदरानी जी, आपको भी लगता है कि अभी और भी ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है विपक्ष को, बीजेपी को? जाएगा। हम आदरणीय नंद कुमार साय जी के शब्दों का सम्मान करते हैं और वो हमारे मार्गदर्शक हैं। हम वो मार्गदर्शक दे रहे, उस रास्ते में भारतीय जनता पार्टी चलेगी और भूपेश बघेल जी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम दम भरेंगे। ठीक है। घनश्याम राजू तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आपका रिएक्शन? देखिए, जो प्रश्न आपने किया उसका प्रश्न का जवाब तो मुझे को नहीं लगता कि शायद आपको मिला होगा, लेकिन एक बात बेहद स्पष्ट है कि नंद कुमार साय जी एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता दिखाई पड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो कहीं न कहीं अपनी बेबाकी से और अपने शब्दों के आधार पर हमेशा ही प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो अनेक कंपनियों में बच चुकी है, चाहे रमन सिंह जी की कंपनी हो
या फिर राम विचार जी की कंपनी हो, और तमाम प्रकार की गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो धरातल पर दिखाई पड़ रही है। और न कि नंद कुमार साय जी, इसके पहले बृजमोहन अग्रवाल जी ने भी और सरोज पांडे जी ने भी नेतृत्व पर प्रश्न उठाया है, तमाम ऐसे लंबी शख्सियत से भारतीय जनता पार्टी जी। लेकिन एक बात, अरे राजू, उन्होंने आरोप लगाया है, उस नेतृत्व की बातों का अगर वो समझ के अनुसरण नहीं करना चाहते तो ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ, उसकी परिकल्पना जो नंद कुमार साय जी ने की थी, कहीं न कहीं आज उससे छत्तीसगढ़ अछूता है। जो दर्द उनके शब्दों से बयां करता है, कार्यकर्ताओं का तो उन्होंने एक उल्हाना दिया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं नंद कुमार साय जी को जानता हूँ। सुन रहे हैं जी, विपक्ष एक राज्य में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी होता है। नंद कुमार साय कह रहे हैं कि अभी और आक्रामक होने की जरूरत है विपक्ष को। नहीं, बहुत अच्छी सलाह दी है नंद कुमार साय जी का हम सम्मान करते हैं। बहुत हमारे सरोज पांडे जी ने भी सलाह दी थी, उसका भी अनुसरण कर लीजिएगा सुनरानी जी। बृजमोहन अग्रवाल जी भी सलाह देते रहते हैं समय समय पर, उसका भी अनुसरण करिएगा। और आज इसी को ही राजनीति में गुटबाजी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई पड़ रही है। देखो, आप लोग भी चला चली की बेला में हो। जनता का जनादेश हमारे लिए सर्वमान्य है। ठीक, सुंदरायन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजू जी, तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं अंतर्कलह सियासत यहाँ पर दिखाई दे रही है बीजेपी कांग्रेस में। बीजेपी जहाँ कहती है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, वहीं कांग्रेस कहती है कि बीजेपी में अंतर्कलह है। लेकिन कहीं ना कहीं नंद कुमार साय ने जो बयान दिया है उससे अंतर्कलह बीजेपी की कहीं ना कहीं नजर आती है। अब बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास निधि को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने खनिज न्यास निधि के लिए बनी समिति में बीजेपी के 9 सांसदों को शामिल करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी फिर हमलावर। खनिज न्यास निधि को लेकर सियासत गर्म, जंग जाएगी कहां तक? केवल कांग्रेस के सांसद डे वेब के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं रखा गया है, और ये सरासर छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में अन्याय है जो उनको निर्वाचित करके भेजे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी हमलावर रुख अपनाए हुए है। अब जिला खनिज न्यास निधि को लेकर बनाई गई कमेटी पर सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के सांसदों को कमेटी में नहीं लेने का मसला तूल पकड़ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे प्रभारी मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र का मसला बता रही है। किसे शामिल करना है, किसे शामिल नहीं करना है, यह सरकार का विशेषाधिकार है। जब रमन सरकार में इन सांसदों की कोई भूमिका नहीं होती थी, कहीं इन्हें नहीं पूछा जाता था, तब धर्मलाल कौशिक जी का यह सांसद प्रेम कहां सोया हुआ था? छत्तीसगढ़ के हितों और हकों की तब धर्मलाल कौशिक जी को क्यों नहीं याद है? बीजेपी सांसदों और सरकार के बीच तनातनी नई नहीं है। भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ की मांग केंद्र के सामने नहीं रखने का आरोप बीजेपी सांसदों पर लगाती रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद उपेक्षा करने का आरोप सरकार पर मढ़ते रहे हैं। इस बार जिला खनिज न्यास निधि का मुद्दा गर्मा गया है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। सीएम भूपेश बघेल के मरवाही उपचुनाव को लेकर दिए गए बयान पर जोगी कांग्रेस के विधायक दल के नेता धर्मजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, उनके नाम को लेकर राजनीति ठीक नहीं। धर्मजीत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान सही है या गलत है, ये तो मरवाही की जनता ही तय करेगी। देखिए, मैं समझता हूं कि एक जीवित व्यक्ति जो राजनीति में होते हैं तो आपस में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप विरोध सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक जो व्यक्ति स्वर्गीय हो चुका है उसके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, इस बयान के बारे में मरवाही की जनता ही तय करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री का बयान सही है या गलत है। ये मरवाही के उपचुनाव के निर्णय में इन बातों का फैसला हो जाए। तो इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ बयान दिया था, वो भी आपको सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ रहा है और ऐसे लोगों के कारण से हमको 15 साल वंचित रहना पड़ा। अब
पूरा प्रदेश जान चुका है कि स्थिति क्या है, लेकिन मरवाही उपचुनाव जो होगा बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव होंगे और इसको हम सब गंभीरता से ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मिट्ठू भगत ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायकों के कार्यों से प्रेरित होकर उन्हें कांग्रेस ज्वाइन की है। इतना ही नहीं, जोगी कांग्रेस छोड़ने की वजह भी उन्होंने बताई। क्षेत्र का विकास को जो हमारे क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज जो सूझबूझ के साथ जो काम कर रहे हैं, उसी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उससे मिलकर हमारे क्षेत्र का विकास अधिक से अधिक मैं भी सहभागिता बनूं, ऐसा सोच के मैं कांग्रेस में आया और क्षेत्र का विकास करें। कई लोगों के मन में सवाल है, जनता कांग्रेस आपने छोड़ा है, उनको क्या जवाब दें? जनता कांग्रेस और कांग्रेस में कोई खास अंतर तो था नहीं। कांग्रेस की विचारधारा ही है पार्टी, और आज जोगी जी नहीं है, इसलिए मैं देखा कि कोई मतलब दमदारी नहीं लगा मेरे को, इसलिए मैं कांग्रेस में आ गया। वहीं छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्वीट वॉर खत्म होने का नाम नहीं दे रहा। अब बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है और एक वीडियो जारी कर बेरोजगारी की समस्या पर ध्यान खींचा है। बीजेपी नेता अजय चंद्राकर के इस पोस्ट वीडियो में बेरोजगारी और गोबर खरीदी को बताने की कोशिश की गई। इधर जवाब में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर से ही सवाल पूछा। उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल की याद दिलाई है। कांग्रेस का कहना है कि अजय चंद्राकर छत्तीसगढ़ में गोबर की महत्ता को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन देने वाले उनके अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को, जिन्होंने कहा था रोजगार का मतलब पकोड़ा तलना भी होता है, तो पहली टिप्पणी उनको इस पे करनी चाहिए। हमने तो गोबर को छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को पुख्ता करने का माध्यम बनाया है। कहीं किसी बेरोजगार को गोबर के लिए हम लोगों ने कहा नहीं है। हमारी गौठान समितियां उसमें एक्टिव रहेंगी। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम बाड़ी में आजीविका मिशन चला रहे हैं, उसमें हम भागीदार बनाएंगे। और मैं समझता हूँ गोबर का महत्व अगर माननीय अजय चंद्राकर जी आज पर्यंत नहीं समझ पाए तो आखिरी टाइम में गाय के गोबर का ही उपयोग होता है, मैं समझता हूँ उसको देर सवेर समझ में आ जाएगी। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नक्सलियों के पर्चा जारी कर बस्तर का विकास नहीं किए जाने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। लखमा ने कहा कि भूपेश बघेल सरकार में आदिवासियों और बस्तर के विकास के लिए तेजी से काम हो रहा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बस्तर के विकास को लेकर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तमाम तरह के आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं। साथ में और भी ऐसे संगठन हैं जिन लोगों ने आरोप लगाया कि बस्तर का विकास अवरुद्ध हो गया है। बस्तर के मंत्री, राज्य के आबकारी मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लखमा जी, बस्तर के विकास को लेकर तमाम तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? आज बस्तर में 1.5 साल हुआ, बस्तर में स्कूल बंद हुआ था, वो चालू कर दिए हैं। आज़ादी के बाद लाइट नहीं लगा था, गोलापल्ली टीटाराम लाइट लगवा रहे हैं। और आज वन उपज का रेट पहला बार छत्तीसगढ़ में हमारा सरकार बनने के बाद 30 रुपया महुआ का रेट किए हैं और व्यापारी लोग 40 रुपये खरीद रहे हैं। इस साल महुआ का रेट अच्छा है। और साथ में छत्तीसगढ़ में हिंदुस्तान में पहला राज्य है 4,000 रुपया तेंदुपत्ता का रेट। हिंदुस्तान में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ में 4,000 रुपये तेंदुपत्ता रेट 1,000 गड्डी का। और आज सुकमा हमारा खासकर मैं पूरा बस्तर का बात ही करना, विकास होना हो रहा है। और सुकमा जिला पूरा पढ़ाई लिखाई में 28 जिला में 1st नंबर आया है। दिल्ली में डायरेक्ट पैसा 30 करोड़ रुपया जिला को मिलता था, अब वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। थोड़ा कोरोना के कारण बजट का भी कमी है, इसके कारण कुछ। कैमरामैन योगेश राव के साथ धर्मेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर परिवहन विभाग की 16 जांच चौकियों को शुरू कर दिया गया है। प्रदेश की सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि चौकियों में अवैध उगाही की बढ़ती शिकायतों के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 4 जुलाई 2017 को उन्हें बंद करने का आदेश जारी किया था। राजनीति में शुचिता
पारदर्शिता, इस बात को देखते हुए उन्होंने इसका पालन किया और जितने बैरियर थे उसको उन्होंने समाप्त किया। यदि एक बार बैरियर की समाप्ति हो गई है तो दोबारा बैरियर नहीं लगनी चाहिए। अवैध उगाही होगी, उसके साथ में घंटों लोग लाइन में लगे रहेंगे, लोग प्रताड़ित होंगे और इसलिए इस पर मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। और बैरियर को चूंकि खुद वो लोग आरोप लगाए हैं, इसलिए बैरियर को लगाने के बजाय उसके बैरियर प्रथा हमेशा के लिए समाप्त होनी चाहिए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चेक पोस्ट लगाया था और वहाँ पर बहुत सी शिकायतें मिली, तब कांग्रेस पार्टी ने इन चेक पोस्टों का विरोध किया था। या तो डॉक्टर रमन सिंह का चेक पोस्ट खराब था, या उसका आपने जब विरोध किया है तो फिर आज चेक पोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। गणेश उत्सव आने वाला है, उसके बाद दुर्गा पूजा की तैयारी भी शुरू हो जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मूर्तियों को लेकर मूर्तिकारों के लिए कोई गाइडलाइन अब तक नहीं बनी है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ मूर्तिकार संघ ने आज सरकार के पास आवेदन किया है। तो गणेश पूजन का समय आने वाला है, मूर्तिकारों की चिंताएं बढ़ गई हैं कोरोना काल की वजह से। ऐसे में छत्तीसगढ़ मूर्तिकार संघ के लोग आज मंत्री से अपनी कुछ मांगों को लेकर पहुंचे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारा परिवहन मंत्री जी से ये निवेदन करने हम लोग आए हैं कि बाहर से जो मूर्तियां यहाँ छत्तीसगढ़ आती है, जिसके कारण यहाँ का स्थानीय जो कलाकार है वो भूखों मरने की नौबत आ गई है, तो बाहर से जो मूर्तियां हमारे छत्तीसगढ़ में आती, इसको रोक लगाने के लिए हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करने के लिए आए हुए हैं। आपकी क्या मांगे हैं मूर्तिकार संघ? सर, हम ये चाहते हैं, शासन से ये हमारी मांग है कि यहाँ मूर्तिकारों की कोई पहचान नहीं है छत्तीसगढ़ में। अभी तो यहाँ मूर्तिकार पद्मश्री से भी सम्मानित है, कई मूर्तिकार चित्रकार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, उसके बाद भी हमको उपेक्षित होना पड़ता है। साथ ही यहाँ की जो भी सरकारी, हमको एक चिन्हारी कार्ड शासन के द्वारा मिले ताकि हर कलाकार की यहाँ पहचान हो सके। देखिए, कुछ मूर्तिकार संघ की मांगे हैं। एक तो बाहर से जो मूर्तियां आयात ना हो, छत्तीसगढ़ में लोकल मूर्तिकारों को ही महत्व मिले। साथ ही एक आई कार्ड, चिन्हारी कार्ड जिसे वो बोल रहे हैं, उनको पहचान पत्र जैसा यहाँ पर जारी हो मूर्तिकारों को। इन मांगों को लेकर वो मंत्रियों के पास अपना आवेदन देने पहुंचे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।